हेलो एंड वेलकम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। और आज हम सोसाइटी के टॉपिक को ख़त्म करेंगे। सोसाइटी पर आज हमें थेरीज ऑफ सोसाइटी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने हैं। और सुनो, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली इस टॉपिक से सवाल आते हैं। अब सबसे पहले आपको बता दूं चार्ली कूले साहब ने क्या बताया, क्योंकि यह भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा एग्जाम में आया है। तो सुनो सुनो सुनो, चार्ली कूले साहब बताता है, आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम। मैं वो नहीं हूं जो तुम लोग मेरे बारे में सोच रहे हो, जो सोसाइटी मेरे बारे में सोचती है, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में सोच रहे हैं। मैं वो नहीं हूं। आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम। मैं वो भी नहीं हूं जो मैं खुद भी अपने बारे में सोच रहा हूं। सुनो सुनो सुनो, पहले बोलते हैं मैं वो नहीं हूं जो आप लोग मेरे बारे में सोचते हो। मैं वो भी नहीं हूं जो मैं अपने बारे में सोचता हूं। फिर मैं क्या हूं? मैं वो हूं जो ये सोचता हूं। ये मेरे दिमाग में है, ये मेरे दिमाग में है। मैं वो हूं जो ये सोचता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। कहने का मतलब शॉर्ट में यहां पे ये इन्होंने बताया कि मैं वो हूं जो मेरा परसेप्शन है, मेरे दिमाग में है कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। वो मैं हूं, वैसा इंडिविजुअल हूं कि मैं सोचता रहता हूं, मेरे दिमाग में है ये। सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, ये चीजें मेरे दिमाग में जब चल रही है, वही इंसान मैं हूं। सोसाइटी क्या सोच रही है मेरे बारे में, मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, अच्छा मेरे फ्रेंड्स कैसे सोच रहे हैं मेरे बारे में, अच्छा जिनसे मेरी शादी होने वाली है या शादी हुई है वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो बाकी और सारे लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, वैसा इंसान हूं मैं। तो इन्होंने ये बताया और इसी को बोलते हैं लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो आज हम इस लेक्चर में लास्ट पे आपको बताएंगे। एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आपने किसी पार्टनर को बताया कि चलो मिलने आना, लेकिन वो मिलने फॉर एग्जाम्पल नहीं आई, तो आपके दिमाग में होगा, अब आपका दिमाग सोचने लगेगा क्या, अरे वो क्यों नहीं आई, क्या उसको मैं अच्छा नहीं लगता, क्या वो मेरे साथ अब रहना नहीं चाहती, क्या वो मुझे मेरी किसी बात पे गुस्सा है। तो ये आपके दिमाग में चल रहा है कि वो क्या सोच रही है आपके बारे में। लेकिन उसका कोई काम आ गया होगा, वो कोई घर में इमरजेंसी आई होगी, वो नहीं आई हुई इसलिए। लेकिन आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो परसेप्शन है, वैसे इंसान आप बन गए हो। आप सोसाइटी के बेसिस पे आप इंसान बन गए हो। आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी, आपकी खुद की आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। इसको हम डिटेल में थोड़ा लास्ट में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूं, यह हमारी एप्लीकेशन पे बैचेस है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। या इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लिखिए अपने बैच का नाम। जैसे आप इस व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए व्हाट्सएप करके सुपरवाइजर, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा जिससे आप डायरेक्टली सुपरवाइजर बैच में ज्वाइन हो सकते हो। पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना, फिर जाके कोर्स ले लेना। देखिए आज के इस लेक्चर में मैं पहले आपको दिखाता हूं। आज के इस लेक्चर में हम आपको कराएंगे टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार आ सकते हैं। आपका जो एग्जामिनर है वो अगर क्वेश्चन पूछे सोसाइटी में, तो मुझे 99.9% लगता है कि इसी वीडियो में सोसाइटी पे एक दो सवाल जो होंगे वो इसी वीडियो पे ही होंगे। तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप देखोगे बड़े बड़े एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में डायरेक्टली इधरी से इसी टॉपिक से डायरेक्टली सवाल आए हैं। और ये टॉपिक बड़ा इजी है, मुश्किल कुछ नहीं है। आप इन सारे क्वेश्चंस को खुद ही कर सकते हो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे लेक्चर सीरीज फॉलो कर रहे हो और ये जो क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं हम इसको भी फॉलो कर रहे हो, इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बस आपको फिर हमारी एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट देना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या जो फोन नंबर मैंने दिया उस पर व्हाट्सएप करके सुपरवाइजर लिखो, आपको बैच में ज्वाइन करा दिया जाएगा। अब ये जो एमसीक्यूज है इनको करने से पहले आपको बताऊं, आज जो क्वेश्चंस है हमारे वो हैं रिलेटेड टू थेरीज ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अलग अलग थेरीज है, ये है असल में ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी के थेरीज। और इसी के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा थेरीज ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये भी आज ही आपको कवर कर दिया जाएगा और इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं, कल हमने आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ सोसाइटी, और टाइप्स ऑफ सोसाइटी में से लास्ट में मैंने आपको बोला कि फर्डिनेंड टोनीज ने दो तरह के टाइप्स ऑफ सोसाइटीज बताए, 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज बताए। वो मैं थोड़ा सा कवर करूंगा डिटेल में, ये मैंने कल ही आपको बताया था। तो सुन लो पहले इस टॉपिक को, फिर हम आगे चलेंगे थेरीज ऑफ सोसाइटी पे। तो सुनिए 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 सुनिए।
फर्डिनेंड टोनीज एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट है, जर्मनी से ये सोशोलॉजिस्ट है। इसने सोसाइटी को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसने बोला दो टाइप्स है सोसाइटी के। एक टाइप है सोसाइटी का जिमनशाफ्ट, दूसरा टाइप ऑफ सोसाइटी है जिसेलशाफ्ट। जिमनशाफ्ट जिसेलशाफ्ट जर्मन वर्ड ही है, क्योंकि ये जर्मनी से हैं तो इन्होंने ये जर्मन वर्ड दो दिए टाइप्स ऑफ सोसाइटी में कि एक टाइप ऑफ सोसाइटी है जिमनशाफ्ट जिसका इंग्लिश में मतलब है कम्युनिटी, दूसरा टाइप ऑफ सोसाइटी है जिसेलशाफ्ट जिसका ये जर्मन वर्ड है ना, जिसका इंग्लिश में मतलब है सोसाइटी मगर मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है सर, इतना तो क्लियर है। अभी तक हमें इतना ही समझ आया, फर्डिनेंड टोनीज जर्मन सोशोलॉजिस्ट है। इसने जर्मन दो वर्ड्स दिए सोसाइटी के टाइप्स, जिमनशाफ्ट जिसेलशाफ्ट। जिमनशाफ्ट का मतलब होता है कम्युनिटी, जिसेलशाफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी या मॉडर्न सोसाइटी। ओके अब सुनो, आप बस इतना याद रखो, इसके बाद आपको एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे आप डायरेक्टली जवाब दे सकते हो अपने कॉमन सेंस से। इसीलिए मैंने यहाँ पे खाली रखा क्योंकि आप खुद ब खुद हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ये रहा क्या, जिमनशाफ्ट वो सोसाइटी है जो रूरल सोसाइटी है, विलेज लेवल की सोसाइटी है, जहां पे लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, जहां पे लोग अलग अलग नहीं रहते, सेंस ऑफ टुगेदरनेस है, जहां पे कलेक्टिव इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, लोग मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन जिसेलशाफ्ट जो है वो अर्बन सोसाइटी है या सिटीज की सोसाइटी है, जहां पे लोगों के बीच में ज्यादा नहीं है फेस टू फेस कांटेक्ट, जहां पे लोगों के बीच में सेंस ऑफ टुगेदरनेस नहीं है, जहां पे कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, जहां पे कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं है, जहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। हर इंडिविजुअल अलग है, अलग अलग अपना अपना इंटरेस्ट है। आप देखो ना, इसीलिए मैंने इंसान और इंसान के बीच में दीवार बना ली, क्योंकि अर्बन और सिटीज में आप देखोगे हर घर के बीच में दीवार होता है। रूरल लाइफ देखो ना, पुराना कोई ऐसा विलेज होगा उनके घरों के बाहर दीवार भी नहीं लगे होते, आंगन से चले जाते हैं लोग आसपास के आस पड़ोसी के। तो बस यहां पे लोग एक साथ रहते हैं, यहां पे लोग इंडिविजुअल लाइफ गुजारना पसंद करते हैं। तो जिमनशाफ्ट को एक बार अगर आपने दिमाग में रखा रूरल विलेज सोसाइटी, जिसेलशाफ्ट को अगर एक बार आपने दिमाग में रखा अर्बन सिटीज सोसाइटी, तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो। हर सवाल जो आपको एग्जामिनर पूछेगा आप अपने कॉमन सेंस से बताओगे जवाब उसका। जैसे अभी मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप लोगों का काम है अब जवाब देना। पहले एक बात याद रखो, कभी कभी हम भूल जाते हैं जिसेलशाफ्ट रूरल है कि अर्बन है, तो सेल याद रखना। ट्रिक है ये कि सेल वर्ड याद रखना। सेल मतलब बेचना, मतलब कारोबार ज्यादातर कहां होता है, रूरल में तो नहीं होता, अर्बन में उतना नहीं होता, जितना रूरल विलेज में उतना नहीं होता जितना अर्बन और सिटीज में कारोबार होता है। तो बहुत बार भूल जाता है इंसान। तो सेल वर्ड जब आप देखोगे आपको पता चलेगा ये अर्बन या सिटीज की लाइफ है, कारोबार वाली जिंदगी है, मटेरियलिस्टिक जिंदगी है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक जिंदगी आपको अर्बन या सिटीज में ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ओके, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले अगर सवाल आया आपको, आप बताइए फर्डिनेंड टोनीज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड टोनीज, आप बताइए इनमें से जिमनशाफ्ट और जिसेलशाफ्ट, इन दोनों में से कौन इस बात पे फिट हो जाता है क्या कि कॉमन इंटरेस्ट कहां पे है या कलेक्टिव इंटरेस्ट कहां पे है? तो बताइए, कॉमन इंटरेस्ट यहां पे है, कलेक्टिव इंटरेस्ट यहां पे है जिमनशाफ्ट में। अच्छा, अगर जिसेलशाफ्ट का आए तो यहां पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। ये आप खुद ही कर सकते हो। अगर सवाल आए, आप बताए कहां पे सेंस ऑफ टुगेदरनेस है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस कहां पे है, तो आपको पता होगा ये तो विलेज में है, टुगेदरनेस, मिलजुल के रहते हैं। अगर सवाल आए कहां पे नहीं है अटैचमेंट टू कल्चर एंड ट्रेडिशंस, अपने ट्रेडिशन अपने कल्चर के साथ नहीं है अटैचमेंट, कुछ भी कर लेते हैं, गाना गाएंगे, म्यूजिक चलाएंगे, अगर ट्रेडिशन आपको अलो नहीं करता है तो आप उस सोसाइटी में थोड़ा सा डरोगे। लेकिन यहां पे नहीं है उतना ज्यादा कल्चर या ट्रेडिशन का वैल्यू, ठीक है ना, शहरों में। हाँ, गांवों में आप बड़ा डर डर के चलते हो, कल्चर और ट्रेडिशन को के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हो, ठीक है ना? ओके, तो यहां पे है आपका अटैचमेंट। अच्छा, अगर ऐसा सवाल है, जरा मैं आपसे सवाल पूछूं, आप मुझे बता दो कि कहां पे इनफॉर्मल लॉज है और कहां पे फॉर्मल लॉज है। फर्डिनेंड टोनीज के हिसाब से कौन सी सोसाइटी में इनफॉर्मल लॉज है, कौन सी सोसाइटी में फॉर्मल लॉज है, जरा बताइए। इनफॉर्मल लॉ होता है जब गांव का कोई बड़ा आपका मसला सुलझाएगा, दो चार बड़े आएंगे मसला सुलझाने के लिए, इनफॉर्मल लॉज। फॉर्मल होता है आपका कोर्ट में ही चलेगा, तो यहां पे ज्यादा इनफॉर्मल लॉज होते हैं, तो यहां पे फॉर्मल लॉज चलते हैं आपके। बड़ा इजी है। अब अगर सवाल आए, जरा इसका जवाब दीजिए, कहां पे लो टेक्नोलॉजी है और कहां पे हाई टेक्नोलॉजी है? तो आप सबको पता है यहां पे लो टेक्नोलॉजी है और यहां पे ज्यादा टेक्नोलॉजी है पाई जाएगी इस सोसाइटी में।
अब अगर आपका सवाल है कहां पे फेस टू फेस कंटैक्ट है, यहां पे मिलजुल के रहते हैं फेस टू फेस कंटैक्ट, यहां पे नहीं है फेस टू फेस कंटैक्ट, आप जवाब दे सकते हो। अच्छा एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग, 2-3 सवाल बड़े बड़े मुश्किल पूछूंगा। कहां पे मॉरल वैल्यूज ज्यादा है? मॉरल वैल्यू का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जगह आग लगी तो सभी लोग मिलजुल के आग को बुझाएंगे। अगर सड़क पे कोई बंदा किसी ने देखा सोता हुआ तो उसको घर ले जाएंगे, और ये रूरल में ही है। अर्बन में किसी को आग लगेगी ना, सिटी में कोई जान पहचान में कोई आसपास के 2-3 आएंगे, गांव में पूरे सभी लोग जमा होते हैं। तो यहां पे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फर्डिनेंड टोनीज कह रहा है, यहां पे ज्यादा मॉरल वैल्यूज है, याद रखना यहां पे कम मॉरल वैल्यूज है, ठीक है। इसी तरह 1-2 क्वेश्चन और डिफिकल्ट पूछूंगा जिसपे थोड़ा सोचना पड़े आपको। फॉर एग्जांपल कहां पे कम क्राइम्स होते हैं, कहां पे ज्यादा क्राइम्स होते हैं? आप देखना बड़े बड़े दिल्ली में बहुत क्राइम्स होते हैं, मुंबई में इतने ज्यादा क्राइम्स, आप देखो दिल्ली में पता है मुश्किल है चलना रात को, बड़े क्राइम्स होते हैं। तो मुझे बताओ कहां पे ज्यादा क्राइम्स होते हैं? तो याद रखना अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड टोनीज, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तो कोई सिटी वाला नीचे कमेंट करेगा बोलेगा सर हमारे इधर मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं, हमारे इधर क्राइम नहीं होते हैं, मैं तो सिटी में रहता हूं। भाई ये मैं नहीं कहता, फर्डिनेंड टोनीज के हिसाब से जिमन शेफ्ट और जिशल शेफ्ट सोसाइटी में कैटेगराइजेशन करने के लिए इसने बताया कि अलग अलग फीचर्स है उसके और उसके। ओके तो याद रख लीजिए, अगर सवाल आए क्राइम्स कहां पे कम होते हैं तो यहां पे क्राइम कम होते हैं, यहां पे ज्यादा क्राइम होते हैं, ठीक है। ओके अब मुझे बताओ अगर सवाल आए ट्रेडिशनल सोसाइटी कहां है या सिंपल सोसाइटी कहां है? ट्रेडिशनल सोसाइटी और सिंपल सोसाइटी कहां है? और मॉडर्न और एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी कहां है? यहां पे मॉडर्न, एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटी होगा, यहां पे ट्रेडिशनल सोसाइटी होगा, सिंपल सोसाइटी होगा, है ना। अगर सवाल है आप बताइए कि होमोजीनियस एक जैसे लोग और हिटेरोजीनियस मतलब बहुत सारे, मैंने अर्बनाइजेशन में कल आपको पढ़ाया था, बहुत सारे लोग आते हैं सिटीज में, अर्बन एरियाज में अलग अलग लोग आते हैं ट्रेडिशन कल्चर के, तो हिटेरोजीनियस सोसाइटी है। तो यहां पे होमोजीनियस, यहां पे होमोजीनियस मतलब एक जैसे लोग हैं, एक जैसे लोग हैं यहां पे, ठीक है। होमोजीनियस और हिटेरोजीनियस, ओके ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर मैं आपसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछूं, कहां पे एस्क्राइब्ड स्टेटस है? एस्क्राइब्ड स्टेटस का मतलब जहां पे बाय बर्थ स्टेटस है। आप फॉर एग्जांपल जमींदार घर में आए हो तो जमींदार ही रहोगे, स्लेव के घर में आए तो स्लेव ही रहोगे, आप किसी भी घर में कुछ मतलब जो आपके बर्थ से स्टेटस, जो आपको फिर जो आप अचीव नहीं कर सकते ज्यादा, कहां पे एस्क्राइब्ड स्टेटस ज्यादातर है, कहां पे अचीव्ड स्टेटस ज्यादातर है? तो याद रखना यहां पे एस्क्राइब्ड स्टेटस ज्यादातर है। एस्क्राइब्ड स्टेटस मतलब बाय बर्थ जो स्टेटस मिला बस ज्यादातर वही होते हैं। यहां पे अचीव्ड स्टेटस होता है, आप जाओगे शहरों में तो अचीव करोगे, कुछ ना कुछ मेहनत करके अचीव्ड स्टेटस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके यहां पे टॉलरेंस टुवर्ड्स डिविएंस कम है टॉलरेंस टुवर्ड्स डिविएंस, आप डिविएंस नहीं कर सकते ज्यादा कल्चर से, ट्रेडिशन से। आप यहां पे कल्चर और ट्रेडिशन से बहुत ज्यादा डिविएट हो सकते हो, यहां पे ज्यादा है टॉलरेंस, यहां पे ज्यादा है टॉलरेंस, डिविएंस फ्रॉम कल्चर ट्रेडिशन। तो यहां पे कम टॉलरेंस है, यहां पे कम बर्दाश्त है लोगों को कि ये क्या कल्चर और ट्रेडिशन को छोड़ के यहां पे गांव में चल रहा है। शहरों में चलो कोई ध्यान नहीं देता है, कोई भी ट्रेडिशन कोई भी कल्चर आप छोड़ के चले जाओ, कोई टेंशन नहीं, आप कहीं भी घूमो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ कहां पे आर्टिफिशियल या मटीरियलिस्टिक जिंदगी है, कहां पे नेचुरल जिंदगी है? यहां पे नेचुरल है, यहां पे आर्टिफिशियल या मटीरियलिस्टिक जिंदगी है, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। लो टेक्नोलॉजी कहां है, हाई टेक्नोलॉजी कहां है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे आप याद रखना कि ये थोड़ा सा मिलजुल के रह के ना कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है। तो जिमनी शाफ्ट में ये एक टाइप ऑफ सोसाइटी है जिसका मतलब है कम्युनिटी, क्योंकि फेडरल टोनीज ने बोला ये वो सोसाइटी है जो कम्युनिटी वाली फीलिंग देती है कि मिलजुल के रहना, साथ में रहना, जैसे एसटी कम्युनिटी की फीलिंग होती है सेम एससी कम्युनिटी जो है एक दूसरे से मिलकर वो फीलिंग करते हैं सेम एक जैसे, ठीक है ना। तो और यहां पे जिसल शाफ्ट में सोसाइटी, इसका मतलब जर्मन वर्ड सोसाइटी है, ये थोड़ा फीलिंग आपको देता है सोसाइटी का, ठीक, या एसोसिएशन का। चलो ये चीजें आपको क्लियर आगे भी हो जाएंगी लेक्चर्स में। वैसे फिलहाल हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है थ्योरीज ऑफ सोसाइटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आते हैं, तो सुन। थ्योरीज ऑफ सोसाइटी जो है ये है असल में ऑरिजिन कैसे हुआ सोसाइटी का। अलग अलग थ्योरीज है जो बताते हैं सोसाइटी वजूद में कैसे आई, ऑरिजिन कैसे हुआ सोसाइटी का। सबसे पुरानी थ्योरी ये है, सबसे लेटेस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी यही है। अब सुनो, जो डिवाइन थ्योरी है वो क्या कहती है, याद रखना। डिवाइन थ्योरी कहती है गॉड ने सोसाइटी को बनाया। सोसाइटी को किसने बनाया? ऊपर वाले ने बनाया, गॉड ने बनाया। ये है डिवाइन थ्योरी जो बोलती है ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी इज गॉड। डिवाइन थ्योरी का और एक नाम है ऑल्सो नून एज, डिवाइन थ्योरी का AKA मतलब ऑल्सो नून एज, और एक नाम है थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स।
अब किंग्स से आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि इस थ्योरी में, डिवाइन थ्योरी में या थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स में, किंग है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। किंग जो है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है एज पर डिवाइन थ्योरी। किंग है एजेंट ऑफ गॉड। किंग को डायरेक्ट रिलेशनशिप है गॉड के साथ, और ये सबसे पुरानी थ्योरी है। अब यहां पे सुन लो, मैकाइवर जो सोशोलॉजिस्ट है, उन्होंने डिवाइन थ्योरी के बारे में खास बात क्या बोली? उन्होंने डिवाइन थ्योरी के बारे में खास बात यह बोली कि जो मैजिक मैन है वही थे किंग। क्योंकि मैजिक मैन जो जादू चलाने वाले इंसान है, लोगों को लगता था यही है ऊपर वाले का साथी, यही है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, यही है एजेंट ऑफ गॉड। तो मैकाइवर ने बोला डिवाइन थ्योरी में जो लोग हैं वो मैजिक मैन को मानते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है और वही किंग होता था। जादू चलाने वाला जादूगर जो होता था वही किंग होता था। यह मैकाइवर ने बोला डिवाइन थ्योरी में जादूगर किंग होता था, क्योंकि किंग था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इनको लगता था जादू चलाने वाला गॉड का एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद आई फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी जो है इसको सबसे ज्यादा मानने वाले हैं एडवर्ड जिंकिस। अब इन्होंने इस फोर्स थ्योरी में ये क्या बताती है फोर्स थ्योरी, सुनो। स्ट्रांग लोग आए, पुराने जमाने में स्ट्रांग लोग आए। स्ट्रांग लोगों ने अपना ताकत जमाया, कमजोर लोगों पे उनको जमा किया बाय फोर्स, बाय फिजिकल कोएर्शन, मतलब जबरदस्ती। फिजिकल कोएर्शन, जबरदस्ती, इन बिचारों के विल के खिलाफ, इनकी मर्जी के खिलाफ, इन सब के ऊपर राज करना स्टार्ट किया, इन सबको जमा किया, राज करना स्टार्ट किया। ये जो कमजोर है इनको फोर्स थ्योरी में वी सब्जेक्ट्स बोला जाता है, और ये जो स्ट्रांग है, स्ट्रांग जो लोग हैं, इनमें जो सबसे स्ट्रांगेस्ट है, देखो मैंने मोटा बनाया इसको, सबसे स्ट्रांगेस्ट, फिजिकली स्ट्रांगेस्ट देखते थे ये, सबसे स्ट्रांगेस्ट जो फिजिकली स्ट्रांग है उसको किंग बनाया जाता था। तो फोर्स थ्योरी क्या बोलती है कि जबरदस्ती ताकतवर लोग कमजोर लोगों को जमा करके सोसाइटी बनाए। क्योंकि हम लोग बोलते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कैसे बनी? डिवाइन थ्योरी बोलती है गॉड ने सोसाइटी बनाई। फोर्स थ्योरी बोलती है स्ट्रांग मैन ने फोर्स की वजह से वीक कमजोर पे आजमा के फोर्स की वजह से सोसाइटी बनाई। ये बनाई इन्होंने सोसाइटी, और जो ताकतवर था उनमें एक रखा किंग जो सबसे ताकतवर था। उसके बाद आई सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के कौन कौन से मानने वाले थे? हॉब्स सोशोलॉजिस्ट, लॉकी सोशोलॉजिस्ट और रोजिए सोशोलॉजिस्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने डैश दिया है नीचे, ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या बोला सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी में? इन्होंने बोला कि देखिए लोग आपस में अलग अलग थे, पहले कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमें थी। होबस बोलता था बहुत ज्यादा वायलेंस थी, लॉके बोलते थे नहीं उतना ज्यादा वायलेंस नहीं थी, बस टेरिटोरियल राइट्स पे थोड़ा फाइट्स होते थे। रूजिए बोलते थे नहीं, लोगों ने बोला चलो हम गवर्नमेंट बनाते हैं, हम रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, एक कंट्रैक्ट करते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन चलो जो भी है इनके अलग अलग थोड़े अपने आइडियोलॉजीज थे, इन जो भी है, लेकिन मकसद एक है क्या? लोग जो थे वो पहले अलग अलग थे, इन्होंने मिलके कंट्रैक्ट किया, बोला कि हम आपस में सुलह करेंगे। लोगों के आपस में पहले वायलेंस होता था, झगड़ा होता था, लोग बहुत हंग्री थे, लालची थे, एक दूसरे को कत्ल करते थे, मारते थे, छोटी छोटी बात पे खत्म ही करते थे पूरे एक ग्रुप को ही। तो लोग पूरा जानवर था, वायलेंट था। और उन सब ने जब देखा हालत खराब होती जा रही है तो सब ने फिर मिलजुल के बोला हम एक कंट्रैक्ट करेंगे, हम मिलेंगे आपस में, एक कंट्रैक्ट करेंगे, हम रूल बनाएंगे। देखिए हम रूल बनाएंगे कि कोई चोरी नहीं करेगा, कोई कत्ल नहीं करेगा, कोई किसी को लूटेगा नहीं, कोई गलत नहीं करेगा। हम रूल्स और कानून बनाएंगे, रूल्स एंड लॉज बनाएंगे, और हम आपस में ही चुनेंगे कुछ लोग जो उन रूल्स और लॉज को एनफोर्स हमारे ऊपर कराएंगे, जो ख्याल रखेंगे कोई अपना कोई रूल और लॉ तोड़ता तो नहीं है और सजा देगा, तो हम गवर्नमेंट भी बनाएंगे। सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलती है? पहले लोग अलग थे, वायलेंस करते थे, आपस में उन्होंने कंट्रैक्ट किया और बोला कि हम कंट्रैक्ट करके, हम एक एग्रीमेंट करके रूल लॉज डिफाइन करेंगे, अब हम झगड़ा वायलेंस नहीं करेंगे, और हम अब एक गवर्नमेंट बनाएंगे जो ये रूल्स और लॉज को एनफोर्स हमारे ऊपर कराए। तो ये था सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी। उसके बाद पैट्रियार्कियल और मैट्रियार्कियल थ्योरी क्या बोलती है? सुनिए, पैट्रियार्कियल थ्योरी बोलती है, देखिए पैट्रियार्कियल का मतलब ही होता है जब मेन सुप्रीम हो, वुमेन से ज्यादा मेन ताकतवर हो, वुमेन से ज्यादा मेन का डोमिनेंस हो फैमिली में। जब मेन का डोमिनेंस हो फैमिली में, उसी को बोलते हैं पैट्रियार्कियल फैमिली।
पेट्रार्कियल फैमिली। मैन का डोमिनेंस हो फैमिली में। अच्छा, अब सोसाइटी कैसे बनी? हाँ, इन्होंने कैसे बनाई सोसाइटी? अगर सवाल आए सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी से सोसाइटी कैसे बनी? सोसाइटी बनी कंट्रैक्ट की वजह से। पहला बोला जाता था कि इंडिविजुअल तो है लेकिन इतने अलग थे, इतने वायलेंट थे, एक दूसरे के साथ रहते ही नहीं थे, सोसाइटी ही नहीं थी, इंटरेक्शन था ही नहीं आपस में, सोसाइटी ही नहीं थी। इन्होंने कंट्रैक्ट करके सोसाइटी बनाई, तो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी बोलती है कंट्रैक्ट करने के बाद सोसाइटी वजूद में आई। ठीक है, पेट्रार्कियल एंड मैट्रियार्कियल थ्योरी क्या बोलती है? देखिए, पैट्रियार्कियल मतलब मैन का डोमिनेंस था फैमिली में। जब मैन का डोमिनेंस था फैमिली में तो वही मैन जो सबसे बड़ा था उसने फिर रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे और फैमिलीज बने, और यही एक फैमिली की वजह से बहुत सारे और फैमिलीज बने और पूरी एक सोसाइटी बनी, लेकिन वो पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी। तो पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी, वजूद में आई। पैट्रियार्कियल थ्योरी क्या बोलती है कि वजूद में आई पैट्रियार्कियल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि पैट्रियार्कियल मैन का डोमिनेंस था फैमिली में, और इसका सबसे ज्यादा मानने वाला था हेनरी मैनी। देखो, MEN मैन, MEN मैन, MENE मैनी। मैनी और मैन एक जैसा नाम है, आप याद रख सकते हो। पैट्रियार्कियल मतलब मैन, मैन और मैनी एक जैसा नाम है, आप इस ट्रिक के जरिए याद रह सकते हो कि पैट्रियार्कियल थ्योरी दी मैनी ने, पैट्रियार्कियल थ्योरी दी। पैट्रियार्कियल का मतलब ये होता है मैन डोमिनेंस, तो इस थ्योरी को दिया मैनी ने, मैन से मैनी। और एक थ्योरी है मैट्रियार्कियल थ्योरी, वो क्या बोलती है? देखिए, वो बोलती है नहीं, मैट्रियार्कियल दो बोलती है नहीं, मदर या फीमेल डोमिनेंस था फैमिली में, मदर का डोमिनेंस था फैमिली में, या फीमेल का डोमिनेंस था फैमिली में, जो सबसे एल्डर फीमेल थी फॉर एग्जांपल। तो और उसी फैमिलीज ने आगे मिलकर फैमिलीज बनाए, और मेल का डोमिनेंस नहीं था उतना। मेल जाता था लड़ाई करने के लिए, जंग करने के लिए, वहां से आता ही नहीं था वापस। मेल जाता था किसी जंगल में, वहां से 4 महीने बाद वापस आता था, तो पूरी फैमिली का डोमिनेशन फीमेल था। तो मैट्रियार्कियल बोलता है फीमेल का डोमिनेंस था फैमिली में, और यही फैमिली आगे मिलजुल के फिर बाकी और फैमिलीज बनाई, और फिर पूरा एक सोसाइटी बन गया, सोसाइटी का ऑरिजिन हो गया, वो सोसाइटी बनी मैट्रियार्कियल सोसाइटी। ये मैट्रियार्कियल थ्योरी बोलती है, और इसका सबसे ज्यादा मारने वाला है मॉर्गन और जेंक्स। इन दोनों में भी आप मॉर्गन ही याद रख लेना। और सुन लो, मैट्रियार्कियल फैमिली का मतलब मदर का डोमिनेंस फैमिली में, फीमेल के बदले मदर दिमाग में रख लेना। मदर का डोमिनेंस फैमिली में, MO से मदर, मॉर्गन मदर, MO मॉर्गन, MO मदर। ठीक है, तो मैट्रियार्कियल जो है थ्योरी, इसको सबसे ज्यादा मानने वाला था मॉर्गन। अब सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है एवोल्यूशनरी थ्योरी या ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सवाल यहीं से आएगा। एवोल्यूशनरी या ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी क्या बोलती है? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने ये थ्योरी दी एवोल्यूशनरी, और इसके और भी मानने वाले थे, एरिस्टोटल था, प्लेटो था, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता ज्यादा नामों से, क्योंकि एग्जाम में बस यही नाम बार बार मैंने क्वेश्चन में देखने को मिला मुझे, जो मैंने MCQs देखे। तो हर्बर्ट स्पेंसर आप याद रखो, एवोल्यूशनरी थ्योरी या ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग थ्योरी मानते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक्स पे दोनों थ्योरीज को एक ही माना जाता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बीच में, बस एक ही मान लो है ये। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला? इसने बोला देखो, सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनिज्म की तरह है। जिस तरह से ऑर्गेनिज्म का, इंसान का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ, इसी तरह सोसाइटी का भी एवोल्यूशन हुआ। इसीलिए इसको एवोल्यूशनरी थ्योरी भी बोलते हैं, ऑर्गेनिज्मिक भी थ्योरी भी बोलते हैं। किसने एवोल्यूशनरी थ्योरी या ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी दी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। इसने बोला सोसाइटी ऑर्गेनिज्म की तरह है, सोसाइटी ऑर्गेनिज्म की तरह है। कैसे सोसाइटी ऑर्गेनिज्म की तरह है? तो सुन लो, सोसाइटी में जिस तरह से ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन होता है, और वो डार्विन ने बोला था, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आपने सुना होगा। डार्विन ने क्या बोला था एवोल्यूशन में? कि सिंपल ऑर्गेनिज्म था कोई, वही सिंपल ऑर्गेनिज्म एक सेल से बाकी सेल्स बनाता है, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बन गया। डार्विन ने बोला कि पुराने जमाने में सिंपल ऑर्गेनिज्म था, वही सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना, उसी की ग्रोथ हुई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना। इन शॉर्ट, ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी में डार्विन ने बोला, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में, कि ऑर्गेनिज्म का, इंसान का या किसी भी लिविंग क्रिएचर का, सिंपल ऑर्गेनिज्म से वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। उसकी चेंज आती है, एवोल्यूशन होता है उसका, फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला, अरे भाई मैं भी वही बोल रहा हूं, सोसाइटी भी का भी एवोल्यूशन हो गया। और ये ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन किसने बोला? डार्विन ने। ठीक है ना, वो आप बायोलॉजी में पढ़ते हो। सोसाइटी का एवोल्यूशन किसने बोला? स्पेंसर में। वो आप सोसाइटी में पढ़ते हो, सोशियोलॉजी में पढ़ते हो। स्पेंसर ने बोला मैं भी डार्विन की तरह ही हूं, डार्विन का भाई डार्विन की तरह ही हूं। इसने बोला कि देखो मैं भी बोल रहा हूं कि पहले सिंपल सोसाइटी थी, फिर वो बाद में कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनी। पुराने जमाने में सिंपल सोसाइटी हुआ करती थी, होमोजीनियस, एक जैसी सोसाइटी थी, होमोजीनियस सोसाइटी थी। अब जाके वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बन गई है, हेटेरोजेनियस सोसाइटी बन गई है। और स्पेंसर ने इतना ही नहीं बोला, स्पेंसर ने बहुत सारी बातें बोली, और एग्जाम में वो बातें आती हैं, तभी तो मैंने डिटेल में थोड़ा सा इसको कवर करना है। ये याद रखना, एग्जाम में ये डायरेक्टली आ जाएगा, ये टेबल डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा। स्पेंसर ने बोला कि देखिए स्पेंसर ने बोला, देखिए ऑर्गेनिज्म का और सोसाइटी का डिफरेंस करते हैं। यहां पे आप देख लो, सबसे पहले मैं ये कराऊंगा। स्पेंसर ने बोला, देखो जैसे डार्विन ने बोला ऑर्गेनिज्म का
फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन ले लो, पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इसी तरह सोसाइटी का पहले ऑरिजिन होता है, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ऑरिजिन, अभी तो आप थेरीज ऑफ ऑरिजिन ही पढ़ रहे हो। स्पिंसर ने बोला, देखिए डार्विन ने बोला फंडामेंटल यूनिट जो है ना वो है सेल। डार्विन ने नहीं बोला, लेकिन वो मानता था, ठीक है। चलो, ऑर्गेनिज्म में अगर हम ले, ऑर्गेनिक थ्योरी में ऑर्गेनिज्म अगर हम ले कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म वो है सेल। सेल जो है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और सोसाइटी जो है वो उसमें जो फंडामेंटल यूनिट है वो है इंडिविजुअल। तो ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट सेल है, सोसाइटी का फंडामेंटल यूनिट इंडिविजुअल है। इसने बोला देखिए, जिस तरह से ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स होते हैं, उनकी यूनिक फंक्शन होती है, जैसे लंग्स की फंक्शन, हार्ट की फंक्शन, किडनी की फंक्शन, ब्रेन की फंक्शन, इसी तरह इसने बोला सोसाइटी में भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी भी यूनिक फंक्शन होती है। जैसे फैमिली का अलग फंक्शन होता है, रिलीजन का अलग फंक्शन, गवर्नमेंट का अलग फंक्शन, एजुकेशन का अलग फंक्शन। इसी तरह इसने ये भी बोला, देखिए ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी में आप देख लो, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है ना रेगुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम होता है ना वही रेगुलेट करता है चीजें, वही सारा आपका कंट्रोल करता है। आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है, खासकर ब्रेन और नर्वस सिस्टम वही कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। सोसाइटी में भी जो रेगुलेटरी सिस्टम है वही ऑर्गेनिज्म की तरह, जिस तरह नर्वस सिस्टम है रेगुलेटरी सिस्टम, सोसाइटी में गवर्नमेंट है। इसने बोला जिस तरह सस्टेनिंग सिस्टम, एक इंसान को जिंदा रहने के लिए डाइजेस्टिव चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब नोरिशमेंट, खाना चाहिए, गिविंग एंड रिसीविंग नोरिशमेंट, ठीक है, चाहिए। इसी तरह सोसाइटी में सस्टेनिंग सिस्टम जो है वो है इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की वजह से आप सस्टेन रहते हो, ये सोसाइटी में है। इसने बोला देखिए ऑर्गेनिज्म में जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब वेन्स और आर्टरीज के जरिए आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, इसी तरह ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सोसाइटी में है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर सवाल आए सुपिंसर के हिसाब से, सोसाइटी में बताइए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, सोसाइटी में है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सोसाइटी में बताया रेगुलेटरी सिस्टम क्या है, रेगुलेटरी सिस्टम है गवर्नमेंट। सोसाइटी में बताया सस्टेनिंग सिस्टम क्या है, जिस तरह जिंदा चीज में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वही उसी तरह सोसाइटी में सस्टेनिंग सिस्टम है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की वजह से सस्टेन करता है सोसाइटी, गवर्नमेंट की वजह से रेगुलेट होता है सोसाइटी में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलो या डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम बोलो, ये सारी चीजें स्पेंसर ने बताई। स्पिंसर ने अपने एवोल्यूशनरी और ऑर्गेनिज्म की थ्योरी में यह भी बताया कि जिस तरह एक इंसान या ऑर्गेनिज्म पहले यंग होता है, फिर अडल्ट होता है, प्राइम में होता है, प्राइम में मतलब अपने पीक पे होता है, और फिर बूढ़ा हो जाता है, उसी तरह सोसाइटी का भी ऑरिजिन होता है, यंग होता है, फिर प्राइम में होता है, फिर सोसाइटी भी धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है और नए नए चेंजेस आते हैं सोसाइटी में, नई सोसाइटी आती है। इसी तरह और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसने बोला देखिए डार्विन ने दिया ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, स्पिंसर ने दिया है सोसाइटी का एवोल्यूशन या सोशल डार्विनिज्म उसको बोलते हैं। डार्विन ने दिया है ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन। अगर सवाल आए सोशल डार्विनिज्म किसने दिया, सोशल डार्विनिज्म का कंसेप्ट दिया स्पिंसर ने बोला सोशल डार्विनिज्म में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जैसे डार्विन साहब ने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स जो है वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट है, सबसे फिट है एनवायरमेंट के लिए, जो एनवायरमेंट के लिए सबसे फिट है वो सर्वाइव करेगा, और जो एनवायरमेंट के लिए फिट नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। इसने स्पिंसर ने बोला, मैं वही बोल रहा हूं, सोसाइटी में जो सबसे पावरफुल है, फिट है, वही सर्वाइव करेगा, सोसाइटी में जो वीक है वो खत्म हो जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कंसेप्ट स्पिंसर ने दिया। अगर किसी ने आप में से डार्विनिज्म पढ़ा है तो आपको दूर से पता चल गया होगा ये मैं क्या कह रहा हूं। सोशल डार्विनिज्म क्या बोलता है, सॉरी डार्विन की थ्योरी ये है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो ऑर्गेनिज्म के लिए था, लेकिन स्पिंसर ने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सोसाइटी के लिए, सबसे फिट सोसाइटी सर्वाइव करेगी, वो बोलता है सबसे फिट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। इसीलिए स्पिंसर जो है उसने कंसेप्ट दिया सोशल डार्विनिज्म का, ठीक है ना। डार्विन की सोशल एवोल्यूशन थ्योरी पढ़ी होगी ना, बचपन में आप पढ़ रहे होंगे डार्विन की सोशल एवोल्यूशन थ्योरी। चलो अब हम पढ़ेंगे थेरीज ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। देखिए अलग अलग इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है सोसाइटी को समझने का। आपका भी अलग पर्सपेक्टिव होगा, सोशियोलॉजिस्ट्स का भी अलग पर्सपेक्टिव होगा, अलग व्यू पॉइंट होगा, अलग नजरिया होगा। तो उसी नजरिए पे, उसी पर्सपेक्टिव के हिसाब से तीन तरह के थेरीज आए हैं। एक है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, और तीसरा है इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, या कभी कभी बोला जाता है सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। देखिए ये दो है ना, ये मैक्रो लेवल ऑफ व्यू देखते हैं सोसाइटी का। इनका नजरिया जो सोसाइटी को डिफाइन करने का, एक्सप्लेन करने का, समझने का है, वो क्या है, मैक्रो लेवल पे है, बड़े लेवल पे है, मैक्रो लेवल व्यू है इनका, मैक्रो लेवल नजरिया है इनका। लेकिन इंटरैक्शनलिस्ट वाले क्या करते हैं, वो बड़े छोटे लेवल पे सोसाइटी को देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे सोसाइटी को देखते हैं, इंडिविजुअल का इंटरैक्शन किस तरह है उस तरह का उस छोटे लेवल पे सोसाइटी को देखते हैं, तभी जाके इसको इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। अब सुनो, पहले ये दो कवर करते हैं हम। जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है और
कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ये दोनों सोसाइटी को बड़े लेवल पे देखते हैं। फंक्शनलिस्ट क्या देखता है, अलग अलग जो पार्ट्स है सोसाइटी में उनके फंक्शंस होते हैं। फैमिली का फंक्शन है, गवर्नमेंट का फंक्शन है, एजुकेशन का फंक्शन है, मीडिया का फंक्शन है, रिलीजन का अपना फंक्शन है, हॉस्पिटल का अपना फंक्शन है। इन सब के अपने अपने फंक्शंस तो है, लेकिन ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं सोसाइटी में, ये पार्ट्स सारे के सारे पार्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में दारमदार है। और ये सारे पार्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड है, तब जाके सोसाइटी में स्टेबिलिटी और कॉर्पोरेशन है। ये है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। कितना इजी है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, और अलग अलग फंक्शन है इन सब का, तो लेकिन ये आपस में इंटर रिलेटेड है। तो जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में जो भी सोशियोलॉजिस्ट है वो किस तरह से सोसाइटी को देखता है, मैक्रो लेवल पे वो देखता है सोसाइटी है सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स, और सोसाइटी में इंटर रिलेटेड पार्ट्स की वजह से स्टेबिलिटी है, कॉपरेशन है, आपस में कॉपरेशन है, तभी जाके स्टेबिलिटी है। ठीक है, इसको सबसे ज्यादा मानने वाले कौन से हैं, डर्खीम, मेटन और स्पिंसर। डर्खीम जो थे इसके फाउंडर थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम मेटर है। अब मेटन ही सवाल में आता है, मर्टन ही सवाल आता है मर्टन के बारे में, क्योंकि मर्टन ने खास बात बोला कि देखो ये आपस में तो डिपेंडेंट है, सारे आपस में डिपेंडेंट है, स्टेबिलिटी है, कॉपरेशन है, पॉजिटिव आउटकम्स है आपस में, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दो चीजें इस फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में। एक है मैनिफेस्ट फंक्शन, इसके दो फंक्शंस हैं, मैनिफेस्ट और लेटेंट। मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन क्या है कि ये जो भी फायदे हैं आपस में स्टेबिलिटी या कॉपरेशन की वजह से जो भी फायदे हैं, वो अगर रिकॉग्नाइज्ड है, वो अगर इंटेंशनल है, तब जाके वो मैनिफेस्ट है फंक्शनल। अगर वो हिडन फायदे हैं, अनइंटेंशनल फायदे हैं, पॉजिटिव आउटकम दोनों में है, लेकिन अगर वो अनइंटेंशनल फायदा हो गया लेकिन अनइंटेंशन है, हिडन है, छुपा हुआ फायदा है, उसको बोलते हैं लेटेंट। ये आपस में एक दूसरे के काम आएंगे, फायदा ही होगा, लेकिन अगर ये एक दूसरे के काम आते हैं और दिखता है, रिकॉग्नाइज्ड है, इंटेंशनल है, तो वो है मैनिफेस्ट। लेकिन अगर ये एक दूसरे के काम में आते हैं, फायदा देते हैं, लेकिन छुप के, हिडन है, अनइंटेंशनल है, वो है लेटेंट फंक्शन। या कभी कभी इसको बोला जाता है ये इनडायरेक्ट है फायदा, ये है डायरेक्ट फायदा, ऐसा भी बोला, याद रख सकते हो आप। जो मैनिफेस्ट है डायरेक्ट फायदा और लेटेंट है इनडायरेक्ट फायदा। किस तरह से है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हो मीडिया, न्यूज चैनल आप क्यों देखते हो, ताकि आपको फायदा मिला, न्यूज चैनल को भी फायदा मिलता है, डायरेक्ट है ये फायदा, तो मैनिफेस्ट है ये, डायरेक्ट है ये, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज्ड है, इंटेंशनल फायदा है, आप भी देखते हो न्यूज, उनको भी फायदा है, आपको भी फायदा है। लेकिन उसी यूट्यूब वीडियो पे जिस पे आप न्यूज देखते हो, उसी यूट्यूब वीडियो पे एड्स भी चलते हैं कंपनीज के। अब ये जो एड है इस बात पे आपने तो न्यूज चैनल नहीं खोली कि मैं एड देखूंगा, लेकिन वो फिर लेटेंट फंक्शन है, वो हिडन फंक्शन है, वो अनइंटेंशनल है। आपने इस इंटेंशन से आपने एड देखने के इंटेंशन से मोबाइल नहीं खोला, यूट्यूब नहीं खोला, आपने न्यूज देखने से यूट्यूब खोला, लेकिन वहां पे ऐड चले, उस ऐड से क्या हुआ, कंपनीज को फायदा आया, कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ा, उसने न्यूज चैनल वाले को रेवेन्यू दे दिया, तो पूरी इकोनॉमी ग्रो हुई, तो फायदा ये भी देता है, लेकिन लेटेंट फंक्शन। ये मर्टन ने बताया। इन शॉर्ट, मर्टन ने अपनी एक किताब में बताया मैनिफेस्टो और लेटेंट फंक्शन को के बारे में, शायद 1949 में, ठीक है। और ये कब बोला इसने बोला ये दो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के सब टाइप्स। इतना समझे आप, अब आगे चलते हैं। अब है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में क्या होता है, ये भी बड़े लेवल पे सोसाइटी को देखते हैं, ये एक इंडिविजुअल का इंटरेक्शन नहीं देखते, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे, ठीक है, मैक्रो लेवल पे। मैक्रो वर्ड याद रखना, माइक्रो मतलब स्मॉल, यहां पे माइक्रो है, स्मॉल, मैक्रो बड़ा। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में क्या बोला जाए, जो पावरफुल है, डोमिनेट है, वो वीक और सब ऑर्डिनेट जो लोग हैं, कमजोर लोग हैं, सब ऑर्डिनेट लोग, कमजोर लोग, उन पे अपना ताकत जो है आजमाते हैं। तो डोमिनेट जो पावरफुल है वो वीक के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। दो ग्रुप्स हैं, डोमिनेट वाले, वीक वाले, और आपस में हमेशा झगड़ा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बोलता है। सोसाइटी में डोमिनेट और वीक में झगड़ा होता है ऑन द बेस ऑफ जेंडर, कभी मेल डोमिनेट बनता है तो मेल फीमेल पे झगड़ा होता है, क्लास पे, डोमिनेट क्लास मतलब अपर क्लास वाला, लोअर क्लास वाला, तो झगड़ा है। इसी तरह रेस पे या बाकी चीजों पे जब भी इनइक्वालिटी हो तो झगड़ा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बताता है। देखो ये यहां पे इंटर रिलेटेड पार्ट्स थे, कॉपरेशन आपस में करते थे तो स्टेबिलिटी होती थी, लेकिन यहां पे क्या कॉपरेशन आपस में, यहां पे कॉन्फ्लिक्ट है आपस में तो अनस्टेबल है, तो यहां पे अनस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट है, यहां पे स्टेबिलिटी और कॉपरेशन है। इसके जो सबसे मानने वाले थे, जो फाउंडर थे इस थ्योरी के कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के, वो है कार्ल मार्क्स। मैक्स वेबर भी याद रखना, इसका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इसमें। इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो माइक्रो लेवल पे सोसाइटी को स्टडी करता है, बोलता है कि इंडिविजुअल का इंटरेक्शन देख के सोसाइटी का व्यू पॉइंट बना लेते हैं, सोसाइटी को डिफाइन एक्सप्लेन करते हैं।
इनका नजरिया ये है, देखो एक इंसान और दूसरा इंसान आपस में इंटरेक्शन करता है और इन इंटरेक्शन में से खास बात है सिंबल्स। अरे लोग सिंबल के जरिए भी इंटरेक्शन करते हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। जैसे आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको बोलूंगा अच्छा, ऐसे सर को ऐसे ऐसे करके, तो आपको लगेगा कुछ चैलेंज कर रहा है। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, अच्छा, तो आप बोलोगे एक्सेप्ट करते हैं। फिर आप मेरी तरफ, वो सिंबल के हिसाब से अलग अलग मीनिंग है, हर एक वर्ड की 10 मीनिंग निकल सकती है। जैसे मैं बोलूंगा अच्छा मुझे सिखा रहे हो, तो अच्छा का और एक वर्ड निकला। जैसे मैं बोलूंगा अच्छा तो ये मतलब था, तो अच्छा मतलब सोच में पड़ गए। तो अच्छा अच्छा के कितने वर्ड आ गए अगर आप सिंबल देख रहे हो, मेरे तरीका देख रहे हो, मेरे फेस की तरफ देखोगे। तो मीनिंग वेरी करता है सिंबल की वजह से। तो इंटरेक्शन, इंडिविजुअल इंटरेक्शन बोलते हैं कि देखो ना, सिंबल्स में भी अलग अलग अपना मीनिंग है, एक ही वर्ड का अपना अपना मीनिंग सिंबल में भी है। इसके सबसे ज्यादा मान्य थे जॉर्ज मिंट, जो इसके फाउंडर थे, लेकिन चार्ल्स कोले सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने बोला इंटरैक्शन की वजह से लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी आती है। इंटरैक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये। इसने बोला कि एक थ्योरी इसने दी, चार्ल्स कूले ने। देखो कूल बंदा था वो, तो इसने बोला देखो सोसाइटी पे ध्यान मत दे दो, बस अपना जो है वही करो। अभी बताऊंगा। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी इसने दी, मतलब इसने बोला एक इंसान गिलास की तरफ देखता है, मिरर की तरफ देखता है। अरे वो पार्टनर मुझे अच्छा सोचता होगा कि गलत सोचता होगा। एक इंसान के माइंड में जो भी चीज चलती है उसी के हिसाब से इंसान सोसाइटी में रहता है। इस इंसान के माइंड में क्या है उसी हिसाब से ये सोसाइटी में जीता है। फिर पार्टनर सच में वो सोचता है, फ्रेंड सच में इसके बारे में वो सोचते, रिलेटिव सच में सोचते, पेरेंट्स सच में सोचते, डजंट मैटर। बस ये क्या दिमाग में चल रहा है इसके, उसी के हिसाब से ये जी रहा है। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी बोलता है देखो एक इंसान में अगर शीशे में देख रहा है, गिलास में देख रहा है और सोचता है, खड़ा होता है शीशे के सामने, सोचता है पार्टनर किस हिसाब से मुझे सोचता होगा, उसी हिसाब से वो चलने की कोशिश करता है। फ्रेंड्स को कैसे मैं अच्छा लगूंगा, उसी हिसाब से वो चलने की कोशिश करता है। रिलेटिव्स को मैं अच्छा लगता हूं, बुरा लगता हूं, यार वो तो बात ही नहीं करते, कुछ तो गड़बड़ है, वो दिमाग में चलते हुए उसी के हिसाब से उसका नेचर चेंज होता रहता है। तो एक इंसान अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। एक इंसान जो है वो लोग या बाकी इंसान जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, या सॉरी वो क्या सोच रहे इसके बारे में, ये सोचते सोचते इस इंसान के ये सोचने में, ये दिमाग में ये चीजें जो चल रही है, तो इसका नेचर चेंज हो जाता है। अब सुनो, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी में इसने बोला इमेजिनेशन है ये दिमाग में, वो रियलिटी है या नहीं है नहीं पता, ये माइंड में है इसके, इंसान के, ये परसेप्शन है इंसान के दिमाग में, थिंकिंग है ये, परसेप्शन है ये, दिमाग में है ये, कि ये किस तरह से इसका है। अलग अलग जो पार्टनर, रिलेटिव्स, फैमिली है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनके रिएक्शन की वजह से ये दिमाग में आता है। उनके रिएक्शन, उनके सिंबल्स एंड इंटरेक्शन किस तरह है। अरे उसने तो मुझे गुस्से से देखा, सिंबल, इंटरेक्शन, मुझसे तो ऊपर ऊपर से बात की, क्या माजरा हो सकता है, मैंने मत कुछ गलत किया, अच्छा मेरा ये मसला तो नहीं है, वो ये, तो ये इंसान दिमाग में ही इमेजिन करता है, माइंड में ही परसेप्शन बना लेता है, जिसकी वजह से इसकी आइडेंटिटी चेंज होती है और ये सोसाइटी के हिसाब से चलना लगता है, खुद की इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी इसकी मिट जाती है। ये है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का मेन मकसद। अब हम क्वेश्चन करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास थ्योरी हैज बीन गिवन बाय, बताया मुझे, कूल। अभी मैंने बोला अच्छा, कूले ने बताया कि कैसे नाम याद रखोगे, नाम ऐसे याद रखोगे। कूले ने बताया भाई दुनिया जाए भाड़ में, आपके दुश्मन दोस्त क्या सोचे तुम्हारे बारे में, अपना अपना सोचो, छोड़ो यार बाकी सबको, कूल रहो। तो कूले ही ये कंसेप्ट दे सकता है, इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हो। ये कूले ने दिया लुकिंग ग्लास सेल्फ, अरे खुद को बस देखो, अपने शीशे में सिर्फ खुद को देखो, ये ना शीशे में देख के सोचो अरे वो मुझे ठीक समझता होगा, गलत समझता होगा, अरे छोड़ो, अपना सोचो, कूल रहो, कूल। तो कूले ने ये कंसेप्ट दिया, तो ये आप कभी नहीं बोलेंगे आप, कूले ने कंसेप्ट दिया लुकिंग ग्लास थ्योरी। द कंसेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी रिवॉल्व्स अराउंड, ये क्या बोलता है, बाकी क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, बाकी अच्छा भी सोचते हैं खराब भी सोचते हैं, वो नहीं है लुकिंग ग्लास थ्योरी ना, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूं ये है लुकिंग ग्लास थ्योरी, बाकी क्या सोच रहे हैं मुझे कैसे पता है। तो हाउ अदर्स थिंक हु आई एम, ये नहीं है। हाउ आई थिंक हु आई एम, मैं कैसा सोच रहा हूं, मैं कैसा हूं, ये भी नहीं है। हाउ अदर्स थिंक हु आई एम, ये जब मैं सोचूं तब है ये लुकिंग ग्लास थ्योरी। ये हमारा परसेप्शन है कि बाकी कैसे मेरे बारे में सोच रहे हैं, बाकी कैसे मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरी आइडियोलॉजी है, थिंकिंग है, ये मेरे दिमाग में है। तो लुकिंग ग्लास थ्योरी जो है ये रिवॉल्व्स अराउंड, ये वाला आंसर आएगा इसका, आवर परसेप्शन हाफ, ये हमारा परसेप्शन है, हाउ अदर्स थिंक अबाउट मी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप वीडियो में एग्जांपल दिया, आपका पार्टनर नहीं आया, आप सोचने लगे यार मेरा कोई गलती है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे में कोई कमी है, यार मैं कैसे मना लूँ वो, या अपने ही दिमाग में इतना कुछ सोचने के बगैर, ये देख लो वो तो इसलिए नहीं आई थी, वो बिजी पड़ गई थी,
तो कुछ भी हो रीजन, वो अदर क्या सोचे तुम्हारे बारे में, कुछ भी हो रीजन, मसला है तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या है कि बाकी लोग क्या क्यों नहीं आए, क्या मसला था, बाकी लोग क्या सोच रहे। तो आवर परसेप्शन, हमारे माइंड में है ये, तो यही आएगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लेकिन आपको आ जाएगा। कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव किसने दिया? कॉन्फ्लिक्टिव पर्सपेक्टिव कार्ल मार्क्स ने दिया, यही आंसर आएगा। लेकिन ये मैक्रो लेवल व्यू देता है, ये भी सही है, तो बोथ ए एंड बी आएगा। तो आंसर हमेशा दे दो जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, बोथ ए एंड बी आएगा। Who has given theory of manifest and latent functions? अच्छा, अभी मैंने बोला ये जो फंक्शनलिस्ट अप्रोच है उसमें एक बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी ने मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन दिया, रॉबर्ट मर्टन। मर्टन बोला था, है ना, मर्टन बोला था ना, ये देखो ना, मर्टन ही बोला था ना, अरे ये देखो ना, ये देखो ना, अभी तो मर्टन ही बोला था ना, इसी ने दिया ना, मर्टन। आगे चलते हैं। उसके बाद और एक सवाल है, Who of the following belong to functionalist view of society? Functionalist view of society को कौन बिलोंग करता है? फंक्शनलिस्ट कौन है? डकरहम है। मर्टन तो अभी देखा जिसने दो फंक्शनलिस्ट अप्रोच दिए। सुपिंसर भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, आंसर ऑल ऑफ द अबव आएगा। एक ही नाम देख के नहीं करना टिक, या सिर्फ ये वाला नाम देख के नहीं करना टिक, ये दो नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खासकर। Who was the proponent of the Gemeinschaft और Gesellschaft किसने दिया? जर्मन वर्ड था ये, और जर्मनी से फर्डन टॉनिस था, वही दे दिया। जिमनशाफ्ट जो जर्मन वर्ड है वो उसका इंग्लिश में मतलब क्या है? कम्युनिटी है ये। जिसेल शाफ्ट, सेल का शाफ्ट का सोसाइटी के साथ है, एसएसएल एसए सोसाइटी, ओके। जिसेल शाफ्ट जो है वो है सोसाइटी, इंग्लिश में आपका सोसाइटी का मतलब, ये एक्चुअली जर्मन वर्ड्स है ना। कौन से लैंग्वेज से जिसेल शाफ्ट? ये जर्मन 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 जर्मन। कौन नहीं है फीचर? नहीं है फीचर बोला है। जिसेल, सेल का मतलब सोसाइटी रिलेटेड, वो जो मैंने आपको बोला अर्बन, अर्बन लोग, ठीक, शहरों वाले लोग, वहां पे फॉर्मल लॉज होते हैं, ये तो सही है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, ये भी तो सही है। वहां पे अचीव करते हैं स्टेटस, बाय बर्थ होता है एस्क्राइबर्ड, वो होता है उधर, बाय बर्थ एस्क्राइबर्ड होता है उधर, यहां पे अचीव्ड स्टेटस है, तो तीनों तो सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे लिखा है नॉट ए फीचर, तो ऑटोमेटिकली ये नहीं है फीचर। हाई मॉरल वैल्यूज, अगर इसी पे नजर पड़े, हाई मॉरल वैल्यूज तो आपको गांव में होता है, गांव में होता है जिमेन शाफ्ट, जिसेल शाफ्ट जो है ये शहरों में। तो हाई मॉरल वैल्यूज आपका आंसर है, क्योंकि यहां पे बताया नॉट ए फीचर, तो हाई मॉरल वैल्यूज नहीं है फीचर जिसेल शाफ्ट का। जिमेन शाफ्ट मतलब गांव वाला, सोशल इंटरेक्शन बेस्ड ऑन सेंस ऑफ टुगेदरनेस, गांव में ये भी होता है, गांव में ये भी होता है, तो ऑल ऑफ द आंसर आएगा। कौन सी थ्योरी के हिसाब से किंग जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड? गॉड मतलब डिवाइन थ्योरी के हिसाब से। उसके बाद हु हैज कंपेयर्ड सोसाइटी ने ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किसने किया? डार्विन ने नहीं, डार्विन ने ऑर्गेनिज्म को बोला, वो बायोलॉजी के रिलेटेड है, लेकिन सोसाइटी में किसने कंपेयर किया? सुपिंसर, सुपिंसर ने किया कंपेयर, ठीक है, इसके साथ। चलो उसके बाद है इन द थ्योरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी, हार्वर्ड स्पेंसर ने क्या बोला? उसने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को कंपेयर किया, किसके साथ? बताओ मुझे, ये सवाल का जवाब मुझे आप बता दो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए, इसका आंसर है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो सस्टेनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सस्टेनिंग सिस्टम। इसने देखो ना, रेगुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम एक ही है। रेगुलेटरी सिस्टम बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम है, लेकिन रेगुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है ये इसने बोला था सोसाइटी में गवर्नमेंट है। इसी तरह इसने सस्टेनिंग सिस्टम को बोला था इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम को इसने बोला सोसाइटी में ट्रांसपोर्ट है और कम्युनिकेशन है, रोड्स, रेलवेज, वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ सोशल कंट्रैक्ट अबाउट द ऑर्गन? नॉट एसोसिएटेड अबाउट सोशल कंट्रैक्ट, सोशल कंट्रैक्ट के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो आंसर इसका क्या है जरा बताइए? इसका आंसर है, देखो हर्बर्ट स्पेंसर जो है ना, ये दूसरी थ्योरी देता है, तो यही आंसर है, क्योंकि हॉब्स, लॉके और रूजिए, मैंने बोला था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के सबसे ज्यादा मानने वाले, यही तीन नाम मैंने बोला था। तो नॉट एसोसिएटेड में आ जाएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? एवोल्यूशनरी या ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी के साथ। अकॉर्डिंग टू डैश थ्योरी, इंडिविजुअल्स मेड ए म्यूचुअल एग्रीमेंट, हाँ इन्होंने एग्रीमेंट किया, कंट्रैक्ट किया, तो सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी इजी है, और क्रिएट किया सोसाइटी को। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सपोर्टर ऑफ, कौन सा सपोर्टर था सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी के? हॉब्स भी था, लॉकी भी था, रोजे भी था, तो ऑल ऑफ द आंसर आएगा। ऑल ऑफ द आपका आंसर है, ऑल ऑफ द आपका आंसर है। फोर्स थ्योरी अबाउट ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी मेक्स अस बिलीव दैट, फोर्स थ्योरी क्या बोलती है? फोर्स हैज नथिंग टू डू विद नाई, फोर्स हैज नो रिलेवेंस सोसाइटी के आने में, नाई फोर्स ब्रॉट सोसाइटी इनटू एग्जिस्टेंस। हाँ, फोर्स ने ही सोसाइटी को एग्जिस्टेंस में लाया, यही सही है। सोसाइटी वाज गिवन बाय गॉड, नहीं, ये तो आपका वो थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी, कि गॉड की हैंडी वर्क है सोसाइटी, ठीक है। पैटार्कियल थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय, पैटार्कियल में मैंने बोला था मैन, याद रखना, पैटार्कियल में मैन,
मेटार्कियल में मैंने आपको बोला था मदर याद रखना है, MOT मदर। तो मैनी जैसा ही नाम होगा, पेट्रार्कियल थ्योरी हैज बीन प्रोपोर्टेड बाय मैन जैसा नाम होगा तो मैनी आपका हेनरी मैनी सही जवाब है, हेनरी मैनी सही जवाब है। और मेटार्कियल MO मदर से मैंने आपको मेटार्कियल मदर आपकी जो है डोमिनेंस उसी के है, फीमेल की डोमिनेंस। तो इसका मैंने MO से मॉर्गन याद कराया था आपको, मॉर्गन। जहां जहां ट्रिक मिलेगी वहां आपको बताऊंगा। फिजिकल कोएर्शन से, फोर्स से, फिजिकल फोर्स से मुझे बताओ, मेन वेर ब्रॉट टुगेदर एंड मेड लिव इन सोसाइटी, ये कौन सा है? फोर्स थ्योरी बस, ठीक है ना? ओके, फिजिकल कोएर्शन थ्योरी कुछ नहीं है, फोर्स थ्योरी है। फोर्स थ्योरी में ही ये फिजिकल कोएर्शन, या फिजिकल कोएर्शन मतलब उनके विल के खिलाफ उनको जमा करके बनाया सोसाइटी। मॉडर्न थ्योरी अबाउट द ऑरिजिन ऑफ सोसाइटी इज, इनमें से सबसे पुरानी थ्योरी आपका डिवाइन थ्योरी है, और सबसे नई थ्योरी मॉडर्न थ्योरी आपका एवोल्यूशनरी थ्योरी है। आपका एवोल्यूशनरी सबसे मॉडर्न है। ऑर्गेनिक थ्योरी अबाउट ओरिजिनल सोसाइटी वाज सपोर्टेड बाय, बता मुझे, सुपिन सर ने ही तो ऑर्गेनिक थ्योरी दे दी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी आपका चार्ल्स डार्विन ने बोला, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन उसने ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला। यहां पे लिखा है एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के एनालिसिस के हिसाब से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने बोला? तो हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन और स्पेंसर साथ साथ है, वो ऑर्गेनिज्म के लिए है, वो सोसाइटी। ऐसे स्पेंसर, ऐसे सोसाइटी, ठीक है? ऐसे स्पेंसर, ऐसे सोसाइटी। चलो, अकॉर्डिंग टू डैश सोसाइटी बाय फॉर्म बाय कम्युनिटी एग्रीमेंट कंट्रैक्ट। बता मुझे किसने करा ये? तो ये सॉरी सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स ने दी ना, हॉब्स, लॉक एंड रूजे। यहाँ पे हॉब्स नहीं है, अच्छा ये है ना, थॉमस हॉब्स। इस पे तो नजर ही नहीं पड़ी थी मुझे। थॉमस हॉब्स कंट्रैक्ट थ्योरी हॉब्स, लॉक एंड रूजे नहीं दी। ओके, 17वीं सेंचुरी में आप बताए सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, बताए कंट्रैक्ट थ्योरी किसने दी? हॉब्स, लॉक एंड रूजे। हॉब्स यहाँ पे, जिनमें से सबसे ज्यादा हॉब्स, नाम याद रखना है आपको, हॉब्स पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अच्छा, डिवाइन ऑरिजिन का थ्योरी जो है, सोसाइटी इज बिलीव दैट सोसाइटी इज हैंडीवर्क ऑफ गॉड। हाँ, गॉड की ही हैंडीवर्क है, पहला ही टिकाएगा, पहला। ये है फोर्स थ्योरी, और ये कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, ग्रू स्लोली एंड स्टेडली जो है, ये है एवोल्यूशनरी थ्योरी, आप कह सकते हो, लास्ट वाला पॉइंट। बस आज के वीडियो में हमने पूरा सोसाइटी का कर लिया। बताना कैसे लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। ओके।